सिविक्स का चैप्टर यूनियन पार्लियामेंट, लॉन्ग क्वेश्चन एक इस चैप्टर से 100% आएगा, ठीक है। और अब यूनियन पार्लियामेंट, जब बात करते हैं पार्लियामेंट की तो आपको पार्लियामेंट की बिल्डिंग दिखाई दे रही होगी, शायद जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है ये वाली नहीं है पार्लियामेंट की बिल्डिंग। हाँ, पार्लियामेंट है क्या? क्या लोकसभा को पार्लियामेंट बोलते हैं, राज्यसभा को पार्लियामेंट बोलते हैं? तो मेरा जवाब है नहीं। पार्लियामेंट इज लोकसभा, राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट, तीनों को मिला दो तो बन जाती पार्लियामेंट। पर सर पार्लियामेंट है क्या? ये बिल्डिंग है क्या लोकसभा राज्यसभा? नहीं, पार्लियामेंट इज द सुप्रीम बॉडी विच मेक्स लॉ फॉर द नेशन। अब समझ में आया क्या है पार्लियामेंट? भारत का कानून बनाने वाली सबसे बड़ी बॉडी कौन सी है? तो जवाब है पार्लियामेंट। कहां है ये पार्लियामेंट, कहां है ये बिल्डिंग, कहां है लोकसभा? सब कुछ न्यू दिल्ली में, सब कुछ दिल्ली में है। समझ में आया? तो पार्लियामेंट क्या है? तो मैंने कहा प्रेसिडेंट और दोनों हाउस। दो हाउस कौन से बताया? लोकसभा मतलब हाउस ऑफ पीपल, मतलब वहां जहां जनता के प्रतिनिधि रहते हैं, जहां आपके और मेरे द्वारा इलेक्टेड, डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स रहते हैं, उसे कहते हैं लोकसभा। और दूसरा क्या बताया? राज्यसभा। तो स्टेट्स, हर स्टेट जो भारत में स्टेट्स हैं वो सारे स्टेट्स अपने रिप्रेजेंटेटिव राज्यसभा में भेजते हैं, इसीलिए उसका नाम है हाउस ऑफ स्टेट्स। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं पार्लियामेंट की बात समझ में आ गई क्या होती है। अब हमारे देश में जो गवर्नमेंट है वो किस टाइप की गवर्नमेंट है? तो हमारे देश में जो गवर्नमेंट है उसे कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट। सर ये फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है? तो एक ऐसी गवर्नमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पर काम करती है, मतलब जहां पर पावर सेंट्रल मतलब यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में डिवाइडेड होता है। दोनों ही अपने अपने एरियाज में सुप्रीम है, मतलब जो काम स्टेट की गवर्नमेंट करेगी अपने स्टेट के लिए करेगी, तो वही काम सेंट्रल गवर्नमेंट करती है पूरे देश के लिए करती है। पर दोनों ही क्या है? अपने अपने लॉज को फॉलो करती हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में इनको गिवन पावर्स हैं उसके अंदर रह के काम करते हैं। बात समझ में आ गई? सो दे बोथ आर सुप्रीम इन देयर ओन स्फीयर्स एंड दे फॉलो द गाइडलाइंस गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सर कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, मतलब किसी भी देश को चलाने का नियम कानून। तो भारत में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी 1946 में, उसने ही लिखा था भारत का संविधान। समझ में आया? हम लोग 26 जनवरी को कौन सा दिन मनाते हैं? तो हम लोग 26 जनवरी को हर साल मनाते हैं रिपब्लिक डे। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, जिसको चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, इसको इसी के अंदर रह के काम करना पड़ता है। द गवर्नमेंट वर्क्स विद इन द पावर गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। और 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ था, इसीलिए हम इसको रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। इसीलिए मैंने कहा इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आया? तो गवर्नमेंट को पावर कहां से मिल रहा है कि हम क्या काम करेंगे, कैसे तय होगा? तो मैंने कहा कॉन्स्टिट्यूशन बताएगा। ठीक है, अब बात करते हैं फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्यों? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? क्यों भारत में जरूरी है फेडरल गवर्नमेंट? बिना क्या उसके काम नहीं चल सकता है क्या? अभी समझ में आ जाएगा। तो भारत एक अनोखा देश है, भारत एक अनोखा देश है, बड़ा देश है। यहां पर ऐसा ना हो जाए कि अलग अलग स्टेट्स अलग अलग क्या करें, कंट्री मांगने लगे। जैसे यूपी कहे कि मुझे अलग रहना है, हमारी हिंदी भाषा है, तो पंजाब कहता ना 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 हमारी पंजाबी भाषा है, सानू अलग कर दो। तो महाराष्ट्र वाले कहते हैं ओ असा जी पंजाबी आड़े, तो पंजाबी अलग कर दो। मतलब ऐसा ना हो कि हर स्टेट अपनी अपनी क्या करने लगे। नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि देयर इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट विच हैज पावर मोर देन दी स्टेट्स। इनको यह पावर कौन दे रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है, ताकि वो क्या करें, ब्रेक अवे न कर पाए। फेडरल स्ट्रक्चर क्या कर रहा है? कमिंग टुगेदर की वजह से सारे स्टेट्स कम टुगेदर एंड होल्ड करते हैं ईच अदर। समझ आया? बात करते हैं, इंडिया लैंड ऑफ डाइवर्सिटी है, भारत में अलग अलग कल्चर है, अलग अलग रिलीजन है, अलग अलग लैंग्वेज है। देखिए हर स्टेट अलग भाषा बोलता है, बट उसके बावजूद भी सब एक ही कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं। बात करते हैं हमारे देश में जो दो गवर्नमेंट काम कर रही है एक साथ, दिल्ली में जो गवर्नमेंट काम कर रही है उसे यूनियन गवर्नमेंट करते हैं, और आपके स्टेट में, जिस स्टेट में तुम रहते हो, अब मेरे स्टेट के लिए कहोगे तो मेरे स्टेट में तो योगी जी है। हाँ, बुलडोजर वाली गवर्नमेंट है हमारे स्टेट में, योगी। तो स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट दो गवर्नमेंट्स हैं, पर ये दोनों को पावर कहां से मिल रहा है? मैंने कहा कॉन्स्टिट्यूशन से मिल रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन कहां से आया? समझ में आ गया ना? कॉन्स्टिट्यूशन हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया था। तो इस तरीके से दोनों को इस पावर के अंदर रह के काम करना है, कोई भी अपनी पावर को वायलेट नहीं कर सकता। मतलब अब सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी कि अब स्टेट गवर्नमेंट का कानून बना दे, नहीं, और स्टेट गवर्नमेंट चाहेगी कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून को बना दे, जवाब है नहीं, दोनों ऐसा नहीं कर पाएंगे। याद रखिएगा, स्टेट्स को राइट है टू पार्टिसिपेट इन द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। अब स्टेट्स ज्यादा क्या कर सकती है? अपने रिप्रेजेंटेटिव भेज सकती है राज्यसभा में। हर स्टेट, जैसे यूपी की बात करो मुझसे, तो यूपी से 31 मेंबर्स इलेक्ट होके जाते हैं राज्यसभा में। तो हमारी बात सेंटर में सुनी जाएगी, किसके द्वारा? हमारे चुने गए स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव द्वारा। समझ में आया क्या कह रहे हैं? और क्या करता है कॉन्स्टिट्यूशन? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को क्या करता है? फाइनेंसेस भी देता है। अब दोनों के पास क्या है? फंड्स अवेलेबल है अपने काम को चलाने के लिए। अब आप कहोगे सर फंड्स कहां से आ रहे हैं? तो आप और मैं जो जीएसटी दे रहे हैं, याद होगा जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, उसका 50% सीजीएसटी है और 50% क्या है? एसजीएसटी। तो दोनों को क्या मिल रहा है? अपने काम को चलाने के लिए, गवर्नमेंट को मेंटेन करने के लिए एडिक्वेट फाइनेंस मिल रहा है। सब पहले से ही क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड कर दिया गया है। अब बात करते हैं दूसरी टाइप की गवर्नमेंट कौन सी होती है? फेडरल की उल्टी गवर्नमेंट होती है, फेडरल से हट की गवर्नमेंट होती है नॉन फेडरल या यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट
क्या इंडिया यूनिटरी है कि फेडरल है? हाँ, ये क्वेश्चन तुम्हारा है ना, इसका अभी एक लाइन में जवाब दे दूंगा, पहले इसको समझ लो पहले। तो यूनिटरी गवर्नमेंट कैसी होती है? जिसमें स्ट्रॉन्ग सेंटर होता है। आपको पता है हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर है। हाँ, सच में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के कानून को रोक सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में इमरजेंसी लागू कर सकती है। पता है कि नहीं आपको? स्टेट इमरजेंसी लागू कर सकती है। कब? अगर स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी ब्रेकडाउन हो जाए तो। कोई स्टेट में क्या हो, अराजकता इतनी ज्यादा हो जाए, वहां लूटपाट लड़ाई झगड़े इतने ज्यादा हो जाए कि स्टेट कंट्रोल की बाहर हो जाए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस स्टेट का उस स्टेट का क्या करती है, पूरा कानून अपने हाथ में ले सकती है। सच में ले सकती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल है। हमारे देश में सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, ऐसा नहीं है कि स्टेट के लिए अलग कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए यूनियन गवर्नमेंट ना, एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। और क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर ये भी बता रहे हैं कि हमारे देश में यूनिटरी के भी कुछ फीचर है। और क्या खास बात है, हमारे देश में, पूरे देश में एक सिंगल सिटीजनशिप होती है। ऐसा नहीं है कि तुम कश्मीर के सिटीजन हो तो अलग सिटीजनशिप मिलेगी और फिर इंडिया के सिटीजनशिप अलग लेनी पड़ेगी। नहीं नहीं, हाँ, अमेरिका में जाओगे तो तुमको दो सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी। तुम टेक्सास में रहोगे, तुम अमेरिका में गए, टेक्सास नाम का स्टेट है, वहां उतरे, तो तुम्हें पहली जो सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी वो टेक्सास की लेनी पड़ेगी। फिर टेक्सास में जब सिटीजनशिप मिल जाएगी 6 साल या 7 साल पूरा करने के बाद, तब तुम्हें ग्रीन कार्ड मिलेगा, अमेरिका सिटीजनशिप। तो वहां पे ड्यूअल सिटीजनशिप है, स्टेट का भी सिटीजन बनना पड़ता है और सेंट्रल गवर्नमेंट का, सेंट्रल का भी गवर्नमेंट, मतलब दो वहां पे सिटीजनशिप लेनी पड़ती है। हमारे इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। तुम कहीं पर भी हो, तुम यूपी में हो, यहां पैदा हुए हो, खत्म, यहाँ की सिटीजनशिप मिल गई, मतलब तुम्हें इंडिया की मिल गई, यूपी की सिटीजनशिप लेने की जरूरत नहीं है तुम्हें। और क्या खास बात है, देखो ये सारे फीचर्स क्या बता रहे हैं कि हमारा देश यूनिटरी है। हमारे देश में जो गवर्नमेंट है वो कैसी है, नॉन फेडरल टाइप की गवर्नमेंट। तो सर दोनों फीचर है हमारे पास। हाँ, और भी फीचर है। देखिए हमारे देश में इनइक्वालिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। ऐसा नहीं है कि सबको बराबर है, हर स्टेट को इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। रिप्रेजेंटेशन किस पे डिपेंड करता है, पॉपुलेशन पे। जिस स्टेट में ज्यादा आबादी होगी, जिस स्टेट में ज्यादा लोग रहते हैं, उसके ज्यादा लोग क्या करेंगे, पार्लियामेंट में जाएंगे। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहां पर है, यूपी में, तो यूपी के सबसे ज्यादा क्या होंगे, पार्लियामेंट मेंबर्स होंगे। समझ में आया? और एक्जिस्टेंस ऑफ यूनियन टेरिटरी, हमारे देश में यूनियन टेरिटरी भी है। अब एक लाइन में पता चलेगा, एक लाइन का स्टेटमेंट ये बता देगा कि क्या हम फेडरल है, क्या हम यूनिटरी है। ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा हम दोनों के गुडनेस को कंबाइन करते हैं। इंडिया ने दोनों की अच्छाइयों को कंबाइन किया। इंडिया इज नॉट मियरली फेडरल, तो ना सिर्फ हम अकेले फेडरल हैं बट यूनिटरी इन स्पिरिट। तो हम फेडरल भी हैं और यूनिटरी भी है, मतलब दोनों की गुडनेसेस को कंबाइन करते हैं। दोनों के जो बेस्ट पॉइंट्स हैं हमने ले लिए हैं। तो इंडिया में सारी अच्छाइयां, हमारे स्ट्रक्चर में सारी अच्छाइयां हैं। अब बात करते हैं लोकसभा की। हाँ, लोकसभा मतलब लोगों की सभा, मतलब हाउस ऑफ पीपल। तो हमारे भारत में पार्लियामेंट में, लोकसभा में कौन आते हैं, वो मेंबर्स जिनको हम और आप इलेक्ट करते हैं। नहीं, तुम तो नहीं करते इलेक्ट, हम लोग इलेक्ट करते हैं। क्यों? तुम क्यों नहीं इलेक्ट कर पाओगे? हाँ, वाई यू कैन नॉट इलेक्ट। हाँ मेरे सुपरस्टार्स, तुम लोग वोट क्यों नहीं कर सकते अभी, बताओ? वाई कैन यू एज अ सुपरस्टार कैन नॉट वोट? मैंने कहा हम कर सकते हैं, तुम्हारे पेरेंट्स भी कर सकते हैं, पर तुम लोग नहीं कर सकते हो। क्यों? हाँ, लिखो रीजन। जब मैं बात कर रहा हूं आगे लिखो रीजन। अब लोकसभा इज हाउस ऑफ पीपल और यहां के मेंबर्स को डायरेक्टली कौन इलेक्ट करता है, पीपल ऑफ द इंडिया। एक कीवर्ड है एडल्ट सफरेज। क्या वर्ड है, एडल्ट सफरेज। तो जवाब मिल गया तुम लोगों को कि जो लोग 18 ईयर्स यहां अबव है उनको ही राइट टू वोट है। तो आपके पास तो 18 एज है नहीं अभी। हाँ भाई, 10th के स्टूडेंट के पास कहां 18 एज होगी। सो समझ में आ गया। तो 18 ईयर्स एंड अबव। अब कैसे इलेक्ट होते हैं, तो मैंने कहा लोकसभा का इलेक्शन होता है हर 5 साल में। हम इस इलेक्शन को कहते हैं जनरल इलेक्शन। कितने साल में होता है, 5 साल में इलेक्शन होता है लोकसभा का। 5 साल बाद क्या होगा, फिर नई सरकार बनेगी। जैसे अभी बनी है बीजेपी की गवर्नमेंट, हाँ 2024 में बनी है बीजेपी की गवर्नमेंट। समझ में आया? अब 5 साल 2029, क्या 2029 कितना हो गया, 5 साल बाद क्या होगा, फिर से जनरल इलेक्शन होगा और उसमें वोटिंग होगी। अब जिस पार्टी की सबसे ज्यादा सीट्स आएंगी, उसका जो हेड होगा, उसका जो लीडर होगा, वह देश का प्राइम मिनिस्टर बनेगा। बात समझ में आ गया कैसे बनता है प्राइम मिनिस्टर? तो लोकसभा में 5-5 साल में इलेक्शन होता है, मेंबर्स 5 साल के इलेक्ट होते हैं। लोकसभा को उससे पहले भी डिसॉल्व, 5 साल से पहले भी बंद किया जा सकता है, उसको डिसॉल्व किया जा सकता है। कैसे? अगर प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या करें, प्रेसिडेंट को एडवाइस दे दे, तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, इससे यह पता चलता है कि लोकसभा इज अ टेम्पररी हाउस। क्या? लोकसभा इज अ टेम्पररी हाउस, इट कैन बी डिसॉल्व इवन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 5 years। 5 साल के एक्सपायरी से पहले ही उसको डिसॉल्व किया जा सकता है, प्रेसिडेंट कर सकता है, उसके पास पावर है। फिर लोकसभा का क्या टर्म एक्सटेंड भी हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, देश में इमरजेंसी लग जाए और नए चुनाव कराने का समय ना हो तो लोकसभा का टाइम 1 साल तक और एक्सटेंड भी किया जा सकता है। दोनों काम कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। अब लोकसभा में कितने मेंबर हैं? 550, कहीं याद कर लो कितना, 550। इससे पहले 552 हुआ करते थे। 2 मेंबर्स एंग्लो इंडियन कमेटी के जब उनको अपॉइंट किया जाता था, जब दे वर नॉट एडुकेटली रिप्रेजेंटेड, पर वो रूल चेंज हो चुका है। अब वो नए अमेंडमेंट आने के बाद क्या हो गया, 550। टोटल कितने हैं? 550 मेंबर्स हैं। इनमें से 550 मेंबर्स में से 530, ध्यान से सुनिएगा, 530 मेंबर्स कहां से आएंगे? स्टेट से आएंगे। तो हमारे देश में जो 29 स्टेट्स हैं, इनसे 530 मेंबर्स चुनाव जीत करके आएंगे। तो बाकी बचे 20 मेंबर्स, वो कहां से आएंगे? बाकी बचे 20 मेंबर्स वो कहां से आएंगे? तो बाकी बचे 20 मेंबर्स यूनियन टेरिटरी से आएंगे। सर ये यूनियन टेरिटरी क्या होती है, ये क्या बला है यूनियन टेरिटरी, ये पूछ रहे हो ना? देखिए जब हम बात करते हैं यूनियन टेरिटरी की, तो यूनियन टेरिटरी मतलब होता है वो टेरिटरीज विच आर डायरेक्टली गवर्न बाय द यूनियन गवर्नमेंट। ऐसे बहुत सारी टेरिटरी हैं जैसे दादरा नगर हवेली, ऐसे बहुत सारी टेरिटरीज हैं जिसका, अंडमान एंड निकोबार, जिसका डायरेक्ट कंट्रोल किसके पास है? यूनियन गवर्नमेंट के पास है। बात समझ आया ना? उसकी अपनी स्टेट गवर्नमेंट नहीं है। बात समझ आ गया? हाँ, तो
20 मेंबर्स आते हैं, 20 मेंबर्स आते हैं इन यूनियन टेरिटरीज से। बात समझ में आ गई? अब आते हैं लोकसभा की सीट कैसे डिसाइड होगी कि किस स्टेट से कितने मेंबर आएंगे। तो मैंने बताया लोकसभा की सीट वहां के पॉपुलेशन से डिसाइड होती है, जितनी स्टेट की पॉपुलेशन है उस बेसिस पे लोकसभा की सीट वहां डिसाइड होती है। अब सबसे ज्यादा पॉपुलेशन मैंने कहा यूपी में है, तो 80 मेंबर्स, कितने 80 मेंबर्स लोकसभा के यूपी से चुन के जाते हैं। कितने 80 मेंबर्स आते हैं। जबकि छोटा स्टेट भी है, जैसे सिक्किम बहुत छोटा स्टेट है, सिक्किम इतना छोटा स्टेट है कि यहां से सिर्फ और सिर्फ एक मेंबर चुन के जाता है। सिक्किम छोटा स्टेट है, इससे सिर्फ एक मेंबर, हाँ सिक्किम थोड़ा पहाड़ी इलाकों में है ना, तो वहां पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है, तो वहां से सिर्फ एक मेंबर लोकसभा में जाता है। उसी से गोवा बात करेंगे, हाँ गोवा तो नाम सुना है, बीच वाला शहर है गोवा ना, तो वहां से कितने मेंबर जाते हैं, 2 मेंबर जाते हैं। तो इसी तरह से स्टेट की पॉपुलेशन कितनी है उस पॉपुलेशन से डिसाइड होगा कि कितने रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे लोकसभा में। बात समझ आई? पूरे गोवा से कितने मेंबर जाएंगे, 2 मेंबर, पर यूपी से कितने जाएंगे, 80। बात समझ में आ गया क्या कहना चाहते हैं? अब क्वालिफिकेशंस, हाँ क्वालिफिकेशन देखिए, डायरेक्ट क्वालिफिकेशन नहीं पूछेगा, बल्कि क्या करेगा, क्वेश्चन दे देगा, कुछ क्वालिफिकेशन लिख देगा और बताएगा, कोई व्यक्ति का नाम बता देगा, कहेगा बताओ क्या यह व्यक्ति क्वालिफाइड है कि नहीं है, तो समझना पड़ेगा। ठीक है, इसको समझ करके बताना पड़ेगा। तो पहला, वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। अगर आप भारत के नागरिक नहीं है, आपके पास सिटीजनशिप नहीं है, तो आप इंडिया में चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, पहली चीज, पहली कंपल्सरी। दूसरा, आपकी एज 25 साल से कम नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब 25 साल यहां अधिक होनी चाहिए, क्या 25 ईयर यहां अधिक होनी चाहिए, समझ में? कम नहीं होनी चाहिए। और क्या होनी चाहिए, उसका नाम इलेक्टोरल रोल्स में होना चाहिए। सर इलेक्टोरल रोल्स क्या होता है? इलेक्टोरल रोल्स मतलब एक ऐसी लिस्ट जिसमें लोग चुनाव में वोट दे सकते हैं, उसका नाम लिखा हो। मतलब अ लिस्ट विच कंटेन्स नेम ऑफ द पीपल हु कैन पुट टू वोट, जिनको वोट करने का अधिकार। सर ये लिस्ट कौन बनाता है? अरे भाई इलेक्शन कमीशन बनाती है, जो लोग पास्ट वोट कर सकते हैं इसकी एक लिस्ट बनाती है। तो आपका नाम कहां होना चाहिए? इस इलेक्टोरल की लिस्ट में होना चाहिए। जिस भी आप शहर में रहते हो, अब वो कोई भी स्टेट में हो, वहां पर आपका नाम होना चाहिए, तभी आप लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। दूसरा, इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए व्यक्ति को? इंसॉल्वेंट। सर ये इंसॉल्वेंट क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो अपने डेब्ट्स को पे करने में असमर्थ है, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसने उधार लिया और उधार चुका नहीं पा रहा है, वह दिवालिया हो गया है, मतलब वो बर्बाद हो गया है पैसों से। ऐसा व्यक्ति लोकसभा का मेंबर नहीं बन सकता, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, उसके पास कर्जा नहीं है चुकाने के लिए, तो वह नहीं बन सकता लोकसभा का मेंबर। और क्या नहीं होना चाहिए? ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। क्या नहीं होल्ड करना है? किसी भी प्रॉफिट का पोजीशन होल्ड नहीं करना है, मतलब पहले से ही कोई लाभ का पद। जैसे एग्जांपल देता हूं कि अब कोई व्यक्ति पहले से ही क्या है, रेलवे में स्टेशन मास्टर है। ध्यान से सुनिएगा, रेलवे तो गवर्नमेंट की है ना, पहले से ही क्या कर रहा है, रेलवे का स्टेशन मास्टर है, और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है, लोकसभा का भी मेंबर है। नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? पहले से ही उसके पास एक लाभ का पद है, पहले ही से सरकार की उसके पास सैलरी आ रही है, अब वह नहीं ले सकता। अब उसे क्या करना चाहिए? पहले रेलवे का पद त्याग देना चाहिए अगर उसे रेलवे पसंद नहीं है, और अब उसके बाद लोकसभा का जो चुनाव जीता है, अब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। दोनों नहीं रख सकता, याद रखिएगा। हाँ प्राइवेट काम कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा, प्राइवेट काम कर रहा है। आपने नाम सुना है रवि किशन शुक्ला जी का? जरूर सुना होगा। रवि किशन शुक्ला एक पॉपुलर एक्टर है, यूपी के एक्टर है। या आपने मनोज तिवारी मृदुल जी का नाम सुना होगा, ये भी एक पॉपुलर बॉलीवुड एक्टर भी है, यूपी और बिहार में इनकी बड़ी अच्छी फैन फॉलोइंग है। नाम सुना होगा, इन दोनों का मैंने नाम लिया। ये दोनों ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, दोनों लोकसभा के मेंबर है, दोनों ने चुनाव जीते हैं अपने अपने एरिया से। नाम सुना है ना? तो मैं बात इनकी इसलिए कर रहा हूं कि ये दोनों क्या करते हैं, मूवीज भी करते हैं, सॉन्ग्स भी करते हैं, सीरियल्स में भी आते हैं, कई जगहों पे आते हैं। और क्या ये गवर्नमेंट में भी काम कर रहे हैं? हाँ भाई, गवर्नमेंट से भी इनको सैलरी मिल रही है, पर मैंने कहा किसी गवर्नमेंट के पद में नहीं है। बात समझ गए? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर एनी गवर्नमेंट। अब वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो स्टेट गवर्नमेंट में, पहले से नहीं होना चाहिए। तो प्राइवेट में काम कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? अब ही शुड नॉट बी अ प्रोक्लेम्ड क्रिमिनल। उसे क्रिमिनल नहीं होना है, उसे घोषित अपराधी। क्या? घोषित अपराधी नहीं होना है। और क्या होना चाहिए? अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, दिमाग से खिसका हुआ नहीं होना चाहिए। एक पागल को, जिसके पास मेंटल ठीक नहीं है, को पार्लियामेंट का मेंबर बनने की अनुमति नहीं है। हाँ भाई, जब वो खुद दिमाग से नहीं ठीक है तो कैसे चलाएगा, कैसे देश के लिए कानून बनाएगा? तो इसीलिए ऐसे लोगों को क्या है, ऐसे लोगों को इलेक्शन करने की परमिशन नहीं है। अब कब डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, कब एक व्यक्ति पार्लियामेंट की मेंबरशिप से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा? अगर उसने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड किया तो, अगर उसने सरकारी कोई पद मेंटेन रखा अपने पास का, नहीं हम ये भी पद रखेंगे और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बनेंगे, तब उसकी पोस्ट चली जाएगी, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ठीक है? और क्या करेगा? कोर्ट डिक्लेयर कर देगा। अगर कोर्ट ने आदेश दे दिया कि इसका दिमाग तो खिसका हुआ है, इसका तो नटबोल्ट गिरा हुआ है, तो भी क्या हो जाएगा, व्यक्ति डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और या तो वह इंसॉल्वेंट हो जाए, मतलब दिवालिया हो जाए, बर्बाद हो जाए, या वह भारत का सिटीजन है ही नहीं, उसने किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप हासिल कर ली है, रहता इंडिया में था, ध्यान से सुनिएगा, और गया स्विट्जरलैंड और वहां की क्या किया, सिटीजनशिप ले लिया। तो यहां की सिटीजनशिप आपकी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि एक समय में आप 2 देश के नागरिक नहीं हो सकते, या भारत रहिए या विदेश रहिए, तो भागिए यहां से। बस समझ में आ गई क्या कहना चाहते हैं? तो अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसा करता है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। एंड लास्ट, अगर वह डिस्क्वालीफाइड हो जाए किसी भी कानून द्वारा, भारत के कानून द्वारा अगर कोई भी कानून उसे डिस्क्वालीफाई करता है, तो भी उसकी पोजीशन, उसका पद चला जाएगा। बात समझ में आ गई? वेकेशन मतलब सीट खाली होना। तो लोकसभा की सीट खाली हो सकती है, राज्यसभा के मेंबर की सीट खाली हो सकती है। कब खाली हो सकती है सीट?
कब उसकी पोस्ट खाली हो जाएगी? जब वो खुद ही रेजिग्नेशन लिख देगा कि भैया मुझे क्या करना है, मुझे काम नहीं करना है, मैं रिजाइन करना चाहता हूं, मैं अपनी पोस्ट को छोड़ना चाहता हूं। वैसे होगा नहीं हमारे भारत में। हमारे भारत में इतने पॉलिटिशियंस इतने सीट के प्रति वो है पक्के हैं कि सीट को छोड़ेंगे नहीं, याद रखिएगा। पर अगर छोड़ देंगे, रिजाइन कर देंगे तो भी चले जाएंगे। और यहां तो क्या हो जाए, एक मेंबर एब्सेंट रहे कितने दिन तक? 60 दिन तक। अगर वो पार्लियामेंट के सेशंस को एब्सेंट करता है, 60 दिन तक पार्लियामेंट की मीटिंग्स को मिस करता है, तो भी उसे क्या कर दिया जाएगा? उसकी पोजीशन को वैकेंट कर दिया जाएगा। एक व्यक्ति जहां पे जिसका इलेक्शन 2 जगह हो गया, उसने क्या किया? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन भी जीत लिया और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का भी इलेक्शन जीत लिया। तो बताइए कहां रहेगा? अब उसको एक चुनना पड़ेगा। बात समझ आई क्या कहते हैं? एक बहुत ही पॉपुलर आदमी है, उसने क्या किया? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा, वो भी जीत गया। मेंबर ऑफ स्टेट असेंबली का इलेक्शन लड़ा, जो स्टेट में चुनाव होता है, वो भी जीत गया। तो क्या 2 जगह मेंबर बन पाएगा क्या? जवाब है नहीं। किसी एक जगह उसको क्या करना पड़ेगा? अपनी मेंबरशिप त्यागनी पड़ेगी। बात समझ आ गई? दोनों जगह सीट नहीं होल्ड कर सकता। बात करते हैं प्रोसीजर्स इन दी पार्लियामेंट। तो हमारी पार्लियामेंट को चलाने के कुछ फॉर्मेलिटीज होते हैं, कुछ तौर तरीके होते हैं। अब भाई कोर्ट जाओगे तो कोर्ट में कुछ तरीका होगा ना कि कोर्ट में जज के सामने कैसे बात करना है, वकील कैसा कोट पहन के आते हैं, देखा है आपने कि नहीं? जब कोर्ट में लोग जाते हैं तो जज बैठा होता है सामने, वहां पे कटघरा बना होता है, देखा है? कुछ फिल्मों में देखा होगा, पक्का देखा होगा। और काले चुंगे में एक आदमी होता है, बोलता है मिलॉर्ड मेरे मुवक्किल ने फलाना किया। तो ये क्या है? फॉर्मेलिटीज, जिसको हम कहते हैं प्रोसीजर। तो जिस तरह से मैं एग्जांपल कोर्ट के प्रोसीजर की बात कर रहा था, ऐसा ही कुछ प्रोसीजर पार्लियामेंट में होता है। पार्लियामेंट में सामने सबसे ऊंची सीट पर बैठा होता है स्पीकर। कौन? स्पीकर। कौन होता है सर स्पीकर? प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है स्पीकर। सारे लोकसभा को गवर्न करता है, ऑर्डर देता है, इंस्ट्रक्शंस देता है, और उसके अंडर में सारे लोग क्या करते हैं? जवाब देते हैं। जिसको परमिशन देगा, तो स्पीकर बैठा है तो लोगों को परमिशन देना, 0 आवर चलाना, सेशन चलाना, ये सब करना, ये एक फॉर्मेलिटी है। इसको कहते हैं हम लोग क्या? इसको कहते हैं प्रोसीजर्स। अब पहला प्रोसीजर क्या है? सेशन। तो पार्लियामेंट में क्या चलता है? कुछ दिनों की पार्लियामेंट चलती है। ऐसा नहीं है कि 365 दिन पार्लियामेंट खुली हुई है, लोकसभा राज्यसभा खुली हुई है और मेंबर दिन भर वहीं बैठे हुए। अरे कोई दुकान थोड़ना है भाई, पार्लियामेंट है हमारी भाई। पार्लियामेंट में जो मेंबर्स होते हैं, जैसे मैंने कहा मेंबर्स ऑफ लोकसभा या मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, इन मेंबरों को सेशन में बुलाया जाता है। सेशन मतलब एक निश्चित दिन, जितने दिनों तक पार्लियामेंट की मीटिंग चलेगी उसको कहते हैं सेशन। तो पार्लियामेंट का सेशन चलता है, ठीक है। साल में कितना सेशन कंपलसरी है? साल में कम से कम 2 सेशन कंपलसरी है। क्या? 2 बार बैठकों का सेशन कंपलसरी है। 6 महीने के अंदर कम से कम एक बार क्या होना चाहिए? एक सेशन होना चाहिए। बात समझ आ रही है? और हमारे देश में पार्लियामेंट कितने सेशन करती है? 3 सेशंस करती है। और 3 सेशन कौन कौन से करती है? सबसे पहला सेशन करती है बजट सेशन। बजट सेशन पहला सेशन होता है। फर्स्ट सेशन इंडिया का क्या होता है? बजट सेशन होता है। फर्स्ट सेशन बजट सेशन होता है हमारे देश में। इसमें क्या होता है सर? इस बजट सेशन में क्या होता है हमारे देश में? 1 फरवरी को। कब? 1 फरवरी को हर साल, फिक्स है, याद कर लो, 1 फरवरी को हर साल बजट ऑफ इंडिया, हाँ, बजट ऑफ इंडिया पास होता है। इस साल भी हुआ। अब दूसरा सेशन क्या होता है? दूसरा सेकंड सेशन होता है हमारे यहां मॉनसून सेशन। इसका मतलब बजट सेशन में 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन तक पार्लियामेंट चलती है। 10, 15, 20 दिन के बाद जो भी पार्लियामेंट सेशन चला उसके बाद सेशन एंड हो जाता है। ठीक है, सेशन एंड हो जाता है और उसके बाद आता है अगला सेशन, मॉनसून सेशन। ये कब आता है? ये आता है जून, जुलाई और अगस्त के महीने में। ये इस महीनों में ये सेशन आता है। ठीक है, इसमें पार्लियामेंट की मीटिंग होती है। तीसरा और आखिरी सेशन होता है, थर्ड और लास्ट सेशन होता है विंटर सेशन। विंटर सेशन यूजुअली नवंबर दिसंबर के मंथ में आता है। तो इस तरह से साल भर में कितने सेशन हो गए? साल भर में 3 पार्लियामेंट के सेशन हो गए। तो कौन लाता है बजट? बजट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। तो बात करते हैं कोरम की। सर ये कोरम क्या होता है? कोरम मतलब मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड इन द हाउस टू ट्रांजैक्ट अ बिजनेस। मतलब कम से कम इतने मेंबर तो होने चाहिए ताकि हाउस की बैठक की जा सके। क्या 2, 4, 10 लोग आए, रात को पार्लियामेंट खोला, बैठे और कोई बिल पास किया और देश में लागू कर दिया? क्या कहते हो? क्या वो बिल पास मान लिया जाएगा? जवाब है नहीं, 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 नहीं। हमारे देश में लोकसभा, ध्यान से सुनिएगा, लोकसभा का कोरम 1/10 है। सर ये कोरम का मतलब क्या होता है? कितने मेंबर चाहिए होते? तो मैं फिर से बोल रहा हूं, कोरम मतलब होता है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट। क्या करें? इतने मेंबर नहीं होंगे तो पार्लियामेंट की मीटिंग एडजर्न, जाइए भैया कल आइएगा, आज मीटिंग मुलतवी की जाती है। स्पीकर क्या करेगा? आज की मीटिंग क्या करेगा? एडजर्न कर देगा, कल करेंगे मीटिंग। तो सर ये मैंने कहा कितना होता है? तो मैंने कहा फिक्स है हमारे देश में। हमारे देश में 1/10, क्या मैंने लिखा? 1/10 ऑफ टोटल मेंबरशिप। हाउस की जितनी मेंबरशिप है उसका 1/10 कर दो। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं कोरम ऑफ लोकसभा की, तो जब तक इतने मेंबर नहीं होंगे पार्लियामेंट में, इतने मेंबर लोकसभा में नहीं आएंगे, हाउस को आज एडजर्न कर दिया जाएगा। स्पीकर इनको क्या करेगा? कहेगा कल आइए। इसका मतलब है कि किसी एक दिन लोकसभा में 40 मेंबर आ गए। ध्यान से सुनिएगा, किसी एक दिन लोकसभा के 40 मेंबर आए और एक कानून बना दिया।
एक बैठक की 40 कितने लोकसभा में मेंबर आए थे? 40। तो क्या यह कानून माना जाएगा? जवाब है नहीं, क्योंकि मेंबर कोरम से कम है और कोरम है 55। कोरम कितना बताया है? 1/10 और 550 का 1/10 करोगे तो 55 आएगा। 55 से कम मेंबर होंगे लोकसभा को, तो आज की बैठक खत्म, खलास। आज कुछ नहीं हो सकता, जाइए घर, नाश्ता पानी करिए और घर जाइए। समझ आया? कौन कौन एडजर्न करता है? कौन एडजर्न करता है? आज की मीटिंग कल के लिए मुलतवी की जाती है, कल के लिए एडजर्न की जाती है। मीटिंग कल होगी। कौन करता है? हु एडजर्न्स दी लोकसभा? कौन कर सकता है? जब देखेगा कि कोरम ही नहीं है तो कौन डिसाइड करेगा कि मीटिंग अब कल होगी या आने वाले दिनों में होगी? कौन कौन? हु डिसाइड्स टू एडजर्न द हाउस? चलिए, कोरम बता दिया लोकसभा का। राज्यसभा का कोरम मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा 25, क्योंकि राज्यसभा की टोटल मेंबरशिप है 250 और 250 का अगर 1/10 करेंगे तो आ जाएगा 25। तो स्पीकर ऑफ द हाउस क्या कर सकता है? हाउस को एडजर्न कर सकता है। बात करते हैं आगे, नेक्स्ट बात करते हैं क्या है? क्वेश्चन आवर। सर ये कैसा आवर होता है? हाँ, नाम में क्या लिखा है? क्वेश्चन पूछने का घंटा। ये 11 बजे हर दिन, ध्यान से सुनिएगा, पार्लियामेंट के लोकसभा के ठीक 11 बजे ये घंटा शुरू होता है। 1 घंटे का समय होता है, नाम होता है क्वेश्चन आवर। हाँ, कभी टेलीविजन में पार्लियामेंट की मीटिंग देखी है? कितना तीखी बहस चलती है, जरूर देखा होगा, पक्का देखा होगा। वो इसी को देखा था तुमने, जो तुमने वो तीखी बहस देखी थी वो क्वेश्चन आवर में देख ली थी, जिसमें क्या होता है? मेंबर्स क्वेश्चन पूछते हैं। कौन पूछ सकता है? अरे कोई भी मेंबर पार्लियामेंट के दूसरे मेंबर से, मिनिस्ट्री से, प्राइम मिनिस्टर से, ध्यान सुनिए हमारी बात को, किसी भी मिनिस्टर से, प्राइम मिनिस्टर से क्वेश्चन कोई भी पूछ सकता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। हाँ, पर मैं तो वहां नहीं, तो मैं भी पूछ लेता है ना। तो ये लोग क्या करते हैं? क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। और इसको क्वेश्चन आवर नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इस समय कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट का क्वेश्चन पूछा जाएगा। कौन पूछेगा? मैंने कहा मेंबर्स ऑफ द हाउस पूछेंगे। और किससे पूछेंगे? मैंने कहा जो मिनिस्ट्री में है उनसे पूछेंगे, रेलवे मिनिस्टर से पूछेंगे, फाइनेंस मिनिस्टर से पूछेंगे, होम मिनिस्टर से पूछेंगे। जवाब दीजिए। हाँ, जो भी पब्लिक इंटरेस्ट का क्वेश्चन होगा उनको वह क्वेश्चन पूछेंगे और जवाब देना पड़ेगा। सर नहीं देंगे जवाब तो आप क्या कर लोगे? तुम्हारा भाग नहीं देंगे जवाब। पब्लिक सब देखती है, अगर जवाब नहीं दोगे तो पब्लिक सब जानती है। पेपर में कल छपेगा कि मिनिस्टर ने जवाब नहीं दिया तो तेरी वाट लग जाएगी, अगली बार चुनाव हार जाओगे। समझ में आया? क्वेश्चन आवर में बहुत संभल के जवाब देना होता है। तो क्वेश्चन आवर क्या बताता है? ये बताता है कि मेंबर्स के पास राइट है क्वेश्चन पूछने का, और इस राइट को कहते हैं इंटरपेलेशन या राइट ऑफ आस्किंग क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछने का अधिकार है। तो क्वेश्चन क्या डायरेक्टली पूछ लेते हैं? हाँ, कभी कभी डायरेक्टली पूछ लेते हैं, पर ज्यादातर दिन क्या होता है? 10 दिन का नोटिस देना पड़ता है, क्योंकि हम सामने वाले को क्या कर रहे हैं? समय दे रहे हैं कि हम ये क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, आप मेरा क्वेश्चन तैयार करके आइए। जैसे एग्जांपल है, हम है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हम रेलवे मिनिस्टर से पूछेंगे बताइए कि हमारे भारत में ट्रेनें सारी वंदे भारत जैसी क्यों नहीं है, उतनी साफ सुथरी क्यों नहीं है, और ट्रेनें इतनी खराब क्यों है, उसको टाइमली क्यों नहीं चलाया जा रहा है? तब उनको क्या करना पड़ेगा? रेलवे मिनिस्टर को मेरा जवाब, मैं होता अगर मिनिस्टर तो, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, तो क्या करना पड़ रहा है? उनको क्वेश्चन का जवाब देना पड़ रहा है। अब हम उसको 10 दिन का टाइम देंगे, ठीक है। तो मैंने कहा हर दिन 1 घंटा, पहला घंटा किसके लिए? क्वेश्चन आवर के लिए। क्वेश्चन 3 टाइप के होते हैं क्वेश्चन आवर में, 3 टाइप के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है स्टार। स्टार मतलब हाँ, इस क्वेश्चन में तारे लगे हुए हैं, इस क्वेश्चन में क्या लगे हुए हैं? तारे बने हुए हैं क्या? इस क्वेश्चन में इसका स्टार लगा दिया है। हाँ, तो स्टार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसका क्वेश्चन क्या है? ओरल आंसर चाहिए। जो मेंबर्स हैं इसका जवाब पब्लिक के सामने, पूरे मेंबर्स के सामने ओरल चाहते हैं, इसीलिए इसको बोला गया क्या? स्टार्ड क्वेश्चंस। मतलब आंसर चाहिए पर ओरल चाहिए। इसका उल्टा कर दो तो बन जाएगा अनस्टार्ड क्वेश्चन। इसमें क्या होगा? इसमें क्वेश्चन का जवाब चाहिए पर लिखित में जवाब चाहिए। तो लिखित जवाब चाहिए आपको मिनिस्टर से लिखित में जवाब चाहिए, तो अनस्टार्ड क्वेश्चन हो जाएगा। एक और टाइप का क्वेश्चन है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, जो 10 दिन से कम समय के अंदर अगर मुझे क्वेश्चन पूछना होगा तो इस क्वेश्चन का नाम, हाँ मतलब आप क्वेश्चन को पूछना 3 दिन के अंदर ही, 1 हफ्ते के अंदर ही, तो 10 दिन का समय नहीं देंगे मेंबर को। हम मेंबर से परमिशन लेंगे कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं, 3 दिन के अंदर पूछूंगा, 5 दिन के, 10 दिन का कम समय होना चाहिए। तो इसे कहते हैं क्या? इसे कहते हैं शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, क्योंकि समय क्या है? 10 से कम है, 10 दिन से कम दिन तो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन हो जाएगा। शॉर्ट नोटिस के क्वेश्चन को मेंबर मना कर सकता है। हाँ, कह सकता है भैया मेरे पास टाइम नहीं है, हम नहीं जवाब देंगे, ठीक है। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन को मना कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 12 बजे, ठीक 12 बजे घड़ी में पता है कितना बज रहा होता है? 00 बज रहा होता है। अगर आप 12 बजे देखेंगे घड़ी में, तो जब घड़ी में देखेंगे तो उस समय 0000 चल रहा होता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इसका नाम दिया है क्या? 0 आवर। घड़ी में 00 दिखाई दे रहा होता है ना, तो ठीक 12 बजे क्या होता है? क्वेश्चन आवर खत्म, क्वेश्चन आवर खत्म। और 12 बजे से जब तक लंच ब्रेक ना हो जाए, जो कि नॉर्मली 1 बजे चलता है, तो 12 से 1 कितना? 12 से 1 घंटे का ये होता है 0 आवर। आवर है तो 1 घंटे का टाइम है, 0 आवर है, 1 घंटे का टाइम है। इस 0 आवर में क्या होता है? कोई भी मेंबर क्वेश्चन रेज कर सकता है, इसके लिए कोई प्रायर परमिशन की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है ये क्वेश्चन शॉर्ट नोटिस से भी पहले दिए जा सकते हैं। अगर किसी भी मेंबर को तुरंत कोई क्वेश्चन पूछना है, वहीं पर देन एंड देयर क्वेरी कर सकते हैं। इसका जवाब देना कोई कंपल्सरी नहीं होगा, इसके जवाब के लिए कोई बाउंड यहां कंपल्सरी नहीं है। अपोजिशन वाले चाहे तो कभी भी क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट है मोशन, टाइप ऑफ मोशन। जैसे स्लो मोशन, नहीं जो कर रहा हूं, स्लो मोशन कोई मोशन नहीं है ना। आपके मोबाइल में है ना स्लो मोशन कर देते हैं आप लोग, नहीं, यहां वो मोशन नहीं है। मोशन मतलब है प्रपोजल।
देखिए पार्लियामेंट में कोई भी लॉ जब बनता है तो पहले उसके लिए क्या करना पड़ता है, मिनिस्टर को एक प्रपोजल लाना होता है कि वो लॉ किस बारे में है, समझ आया? उसे कहते हैं क्या, मोशन। तो मोशन क्या है, एक प्रपोजल है। कौन लाता है, एक मेंबर ऑफ द हाउस लाता है। मोशन क्यों लाता है, क्योंकि उसे कोई इंपॉर्टेंट मैटर, जिससे पब्लिक से रिलेटेड मैटर है, उसके बारे में डिस्कस करना है। अब जैसे एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल है, कहानी है मेरी, कि अब गवर्नमेंट को लगता है कि रोड पर जो ट्रैफिक है वो बहुत ज्यादा हो रही है, तो सरकार ने रोड ट्रैफिक के लिए कुछ नए नियम लगा दिए। ठीक है, कि जैसे ट्रैफिक के लिए लेन बना दी, एक लेन बना दी, यहां पे सिर्फ टू व्हीलर्स चलेंगे, इस लेन में कार एंटर नहीं कर पाएगी, और कार एंटर करेगी इस टू व्हीलर वाली लेन में तो कार पे फाइन लग जाएगा। सरकार ने कानून बना दिया, ट्रैफिक को मेंटेन करने के लिए सरकार ने अलग अलग लेन बना दी। तो अब ये लेन सिस्टम चालू कर, एग्जांपल है मैं समझा रहा हूं, तो अब ये प्रपोजल चाहिए होगा पहले इसके लिए कि हम ट्रैफिक को रेगुलेट करना चाहते हैं, पब्लिक वेलफेयर की बात करेंगे, किस तरीके से लोगों का भला हो सकता है और किस तरह से देश का हित होगा, इस पे पहले डिस्कशन होगा, डिबेट होगा। अगर डिस्कशन डिबेट पास हो जाएगा तो इसको पुट टू वोट करेंगे, क्या पुट टू वोट करेंगे, और वोट अगर पास हो गया, वोट अगर मेजॉरिटी मिल गई तो ये लॉ बन जाएगा। बात समझ क्या होता है, तो प्रपोजल आगे जाके लॉ बन जाते हैं। ठीक है, बात करेंगे कुछ मोशन की, जैसे एडजर्न करना, मतलब अचानक काम को रोक देना। एक अर्जेंट मैटर आ गया है, कोई बड़ी घटना घट गई है, जैसे कोई कम्युनल टेंशन हो गया है, कहीं बड़ा रेलवे एक्सीडेंट हो गया है भारत में, और कहीं अर्थक्वेक आ गया था और पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था, और उस अर्थक्वेक आने पर क्या हुआ, बहुत हजारों लोग मर गए हैं, तो क्या होगा, पार्लियामेंट जो अपना काम करती रहेगी? नहीं, पार्लियामेंट पहले जो भी उस समय डिस्कशन कर रही थी, अचानक उस काम को रोककर पहले इस बात पर डिस्कस करेगी, इसीलिए इसका नाम रखा गया एडजर्न। एडजर्न में क्या होगा, जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, क्या, तो किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजों को, कोई ऐसी घटना घट गई है जो देश के हित में होने वाला है, उसमें पब्लिक के लिए जो ओपिनियन है, अर्जेंट पब्लिक ओपिनियन के लिए, लीविंग असाइड द नॉर्मल बिजनेस, तो जो भी पार्लियामेंट में, जो भी लोकसभा में काम चल रहा है, उस काम को अचानक रोक दिया जाएगा, और जो घटना घटी है, जो अचानक कोई ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई काम हुआ है, उस पर पहले डिस्कशन होगा, गवर्नमेंट की उस पर क्या राय है, गवर्नमेंट उस पर क्या एक्शन ले रही है, इस पर डिस्कशन होगा। एग्जाम्पल लेता हूं कि अर्थक्वेक आया, कहीं अर्थक्वेक आ गया और पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था, मान लेते हैं कि पार्लियामेंट का बजट सेशन चल रहा था, तो सरकार क्या करेगी, एडजर्नमेंट मोशन में पहले उस अर्थक्वेक के लिए क्या कर रही है, लोगों का घर टूट रहा होगा, लोग बहुत सारे मर रहे होंगे, तो मदद के लिए सरकार क्या कर रही है, गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप्स आ रही है, ये सब गवर्नमेंट को बताना पड़ता है, इसे कहते हैं एडजर्नमेंट मोशन। समझ में आ गया? अब बात करते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन। ये कब आता है? ये तब आता है जब लोकसभा के पास ही पावर है, ये पावर राज्यसभा के पास नहीं है। नो कॉन्फिडेंस मोशन मतलब मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, ये कौन कह रहा है, लोकसभा के ही मेंबर्स किसके खिलाफ, मिनिस्टर्स के खिलाफ क्या कर रहे हैं, नो कॉन्फिडेंस लाना चाहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में अपोजिशन पार्टी में है, मान लेते हैं अपोजिशन पार्टी में राहुल गांधी जी, नाम सुना ही होगा आपने, तो वो चाहते हैं कि हम मोदी जी के खिलाफ क्या करना चाहते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना चाहते हैं। ठीक है, ला सकते हैं, पर क्या होगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए अगर उनके खिलाफ, किसके खिलाफ, अपोजिशन वाले मिनिस्टर के खिलाफ, मैंने जानबूझकर कहा मोदी जी के खिलाफ, क्या करेंगे, यह मोशन पास करवा लेंगे, तो न सिर्फ मोदी जी जाएंगे बल्कि पूरी पार्लियामेंट में जितने भी मिनिस्टर से सब चले जाएंगे। ये कैसे पास होगा, जब मेजॉरिटी आपके पास होगी। समझ आया? तो नो कॉन्फिडेंस मोशन मतलब हमें आप पर कॉन्फिडेंस नहीं है, हमें मिनिस्ट्री पर भरोसा नहीं है। अब ऐसा कॉन्फिडेंस मोशन पास होगा, अगर होता तो नहीं है, अगर पास हो गया तो वो पूरी मिनिस्ट्री रिजाइन कर जाएगी, प्राइम मिनिस्टर तक रिजाइन कर जाएंगे। इसीलिए सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो मेजॉरिटी पार्टी को बिलोंग करते हैं, किस पार्टी को, मेजॉरिटी पार्टी को जो लोग बिलोंग करते हैं, वो लोग एकजुट हो जाते हैं और नो कॉन्फिडेंस पास नहीं होने देते हैं। वैसे भी मेजॉरिटी उनके पास है। मैं एक एग्जांपल समझाता हूं, एक छोटे से एग्जांपल समझाऊंगा, बहुत छोटे से एग्जांपल से। अब समझा कि जो मेजॉरिटी पार्टी है, नाम है उसका एनडीए। एक एग्जांपल समझिएगा, ये एग्जैक्ट नंबर नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं। मेजॉरिटी पार्टी कौन है हमारे इंडिया में, मैंने कहा एनडीए, जिसमें मोदी जी हैं। ठीक, अब मेजॉरिटी पार्टी के पास 350 सीट्स है, एग्जांपल है, एग्जैक्ट नंबर नहीं बता रहा हूं, 350 सीट्स है। तो बची कितनी सीट्स, 200 सीट। ये किसके पास है, बची हुई सारी पार्टीज, जिसमें कांग्रेस भी है, बीएसपी भी है और बहुत सारी पार्टीज है। तो अगर ये लोग पार्टीज लोग क्या करना चाहते हैं, नो कॉन्फिडेंस पास करना चाहते हैं, तो इनके पास 350, देखा, मतलब मेजॉरिटी वाली सीट्स मेंबर्स होने चाहिए, तब जाके पास हो पाएगा। पास नहीं, तो ये बड़ा मुश्किल काम है। ठीक है ना, मेजॉरिटी का सपोर्ट मिल गया तो मिनिस्टर्स क्या हो जाएंगे, सारे रिजाइन हो जाएंगे। एक होता है एडजर्नमेंट ऑफ द हाउस, जिसका मतलब होता है आज की मीटिंग को सस्पेंड किया जाए, आज की मीटिंग को कल के लिए टाला जाए, आने वाले दिन के लिए टाल दिया जाए। कौन कर सकता है, मैंने कहा स्पीकर कर सकता है। कब कर सकता है, जब हाउस में कोरम नहीं है। क्या है, हाउस में कोरम नहीं है, लोकसभा में 55 मेंबर नहीं आए हैं और राज्यसभा में सिर्फ 25 मेंबर चाहिए, वो भी नहीं आए हैं, तो आज की मीटिंग कल के लिए मुलतवी की जाती है। ठीक है, और कब कर सकता है, स्पीकर कर सकता है, अगर कोई स्पीकर के पास पावर है, अगर कोई सिटिंग मेंबर या एक्स मेंबर, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसकी डेथ हो जाए, या इससे पहले वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था उसकी डेथ हो जाए, तो कॉन्डोलेंस कर देते हैं। क्या चीज कर देते हैं, कॉन्डोलेंस कर देते हैं। आज की मीटिंग क्या करते हैं, टाल देते हैं, आज एडजर्न कर देते हैं। या हाउस में बहुत ज्यादा शोर शराबा मच रहा है, अपोजिशन वाले खूब हंगामा कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और हाउस चलने नहीं दे रहे हैं, मतलब एकदम जैसे कहते हैं ना, एकदम अति कर दिया उन्होंने, चिल्ला चिल्ली की। आपने देखा होगा, आपस में माइक पाइक फेंकने लगते हैं, जूते चप्पल चलने लगते हैं, देखा है ना। तो आप स्पीकर के पास पावर तो है कि उनको वो गेट आउट कर सकता है उनको बात, पर फिर भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन जब होते हैं तो वो क्या करता है, आज हाउस एडजर्न कर देता है। हाँ, स्पीकर कर सकता है। एक वर्ड आता है प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस, तो इसका क्या मतलब है, प्रोरोगेशन का मतलब होता है कि आज हाउस का आखिरी दिन है और जैसा कि मैंने कहा आज है बजट सेशन, तो बजट सेशन आज खत्म हो रहा है, अब हम लोग मिलेंगे 4 महीने बाद जब आएगा मॉनसून सेशन। तो
सेशन का एंड होने जा रहा है, ठीक है। आज के बाद आज का सेशन आखिरी दिन है। अब हम मिलेंगे अगले सेशन में। तो इसे कहते हैं प्रोरोगेशन। कौन डिसाइड करता है? ये प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। कौन सा? प्रेसिडेंट डिसाइड करता है प्रोरोगेशन ऑफ द सेशन, ठीक है। स्पीकर अनाउंस कर देता है, पर प्रेसिडेंट इसको अनाउंस करता है। बात करेंगे अब स्पीकर की। अब आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे हमारे देश के स्पीकर। बताइए स्पीकर ऑफ द लोकसभा कौन है? लिखना है, टाइप करिए। यू हैव टू टाइप हु इज द करंट स्पीकर, और मैंने उनकी तस्वीर लगा रखी है। हाँ, ये 2 बार से स्पीकर बन रहे हैं, ठीक है। दूसरी बार है इनका ये स्पीकर। तो स्पीकर है कौन? तो मैंने कहा स्पीकर प्रिसाइडिंग ऑफिसर है। मैंने बताया जब पार्लियामेंट की मीटिंग चल रही होती है, लोकसभा की मीटिंग चल रही होती है, सबसे ऊपर कौन बैठता है? स्पीकर। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि तुम्हारे क्लास में सबसे ऊपर, सबसे बीच में क्लास के कौन खड़ा रहता है और क्लास को माइंड करता है, क्लास को मॉनिटर करता है, क्लास को चलाता है, वो परमिशन देता है कि यस यू स्टैंड अप, यस यू सिट डाउन, यस यू टेल योर आंसर। कौन डिसाइड करता है? तुम कहोगे सर क्लास टीचर। तो क्लास टीचर इज प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द क्लास। बात समझ में आया? उसी तरह से स्पीकर इज प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा। तो अगर आपने अभी तक आंसर नहीं लिखा है तो गड़बड़ बात है। स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज ओम बिरला। क्या नाम है इनका? ओम बिरला जी। चलिए, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है? मैंने कहा स्पीकर होता है। क्या करता है? कहां से आता है? ये कौन चुनता है? तो मैंने कहा जब चुनाव हो जाता है, जनरल इलेक्शन हो जाता है, सबसे पहले इसी को चुना जाता है। ये कहां से चुनते हैं? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के जो नए चुने हुए मेंबर्स हैं, यही सबसे पहले क्या करते हैं? इनको चुनते हैं, ठीक है। और इसके इलेक्शन के बाद इसका काम, इसका पद कितने साल के लिए होता है? स्पीकर 5 साल के लिए चुना जाता है। याद रखिएगा, स्पीकर जब तक किसी पार्टी में होता है तब तक तो उसका वोटिंग होती है, पर वोटिंग के बाद अब वो किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करता है। आफ्टर बिकमिंग अ स्पीकर ही इज नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी पार्टी। समझ में आया क्या कह रहे हैं? और मैंने बताया 5 साल के लिए स्पीकर अपॉइंट होता है। स्पीकर के नीचे कौन होता है? भाई हो सकता है स्पीकर बीमार हो जाए, हो सकता है स्पीकर की तबियत खराब हो, या स्पीकर रिजाइन करके चला जाए, तब पार्लियामेंट की मीटिंग कौन कराएगा? तो है ना डिप्यूटी स्पीकर। कौन? डेप्यूटी स्पीकर, मतलब स्पीकर के नीचे का पोस्ट। ये क्या करता है? पार्लियामेंट की प्रोसीजर को चलाता है। और स्पीकर को अगर रिजाइन करना होता है तो स्पीकर अपना रेजिग्नेशन डेप्यूटी स्पीकर को देता है। ध्यान से सुन लीजिए, स्पीकर का रेजिग्नेशन, कई बार एमसीक्यू आया ये वाला, कई बार ये वाला एमसीक्यू आया और बच्चों ने गलत लिखा। क्या चीज? स्पीकर को अगर रिजाइन करना है तो अपना रेजिग्नेशन किसको भेजेगा? अपना रेजिग्नेशन डेप्यूटी स्पीकर को भेजेगा। ये क्वेश्चन कई बार आया और ज्यादातर लोगों ने इसका आंसर गलत लिखा। बहुतों ने आंसर लिखा इसका आंसर कि स्पीकर विल रिजाइन बाय गिविंग रेजिग्नेशन टू द प्राइम मिनिस्टर। गलत है। किसको रेजिग्नेशन देता है स्पीकर? डेप्यूटी स्पीकर को। आइए अब स्पीकर के कुछ फंक्शंस करें। सबसे पहला फंक्शन है कि बिजनेस ऑफ द हाउस संभालना। तो मैंने पहले बताया था स्पीकर क्या है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर है। ये अलॉट्स करता है टाइम फॉर डिस्कशन। जब किसी प्रपोजल पर, किसी मोशन पर डिस्कशन होना होता है तो ये टाइम अलॉट करता है। ये बताता है कि हाँ आप बोलिए, आप बोलिए, ये परमिशन देता है, और जो ये डिसीजन ले लेगा वो फाइनल होगा। स्पीकर के ऊपर कोई भी कोर्ट ऑफ लॉ में मुकदमा नहीं किया जा सकता। उसके फैसले के खिलाफ आप किसी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जा नहीं सकते। समझ आ रही है? स्पीकर ने फैसला दे दिया कि यह फैसला है मेरे हिसाब से यह सही है, तो जो स्पीकर फैसला दे देगा पार्लियामेंट के अंदर वह फाइनल माना जाएगा। बात समझिए कितना बड़ा पावर है उसके पास, ठीक है। और क्या करता है? सारे बिल जो लोकसभा में जाने वाले हैं, हर बिल पे क्या करने वाला है? स्पीकर साइन करने वाला है। और तो और स्पीकर किसी भी चीज पर वोटिंग का अधिकार रखता है। स्पीकर चाहेगा तभी वोटिंग होगी, वरना राइट टू वोट नहीं देंगे। जैसे और मेंबर्स चाहते हैं कि इस बारे में वोटिंग हो तो स्पीकर परमिशन देगा, तो ही क्या होगा? कोई प्रपोजल आया, प्रपोजल पर डिस्कशन हुआ, डिबेट हुआ, अब पुट टू वोट होगा, तो ये पुट टू वोट कौन डिसाइड करेगा? स्पीकर। बात समझ आई? स्पीकर ही डिसाइड करेगा कि बिल मनी बिल है कि नॉन मनी बिल है, ऑर्डिनरी बिल है। सर ये क्या मतलब हुआ? मतलब एक बिल आया, अब मनी बिल के लिए थोड़े अलग प्रोविजंस होते हैं, मनी बिल के लिए थोड़े अलग प्रोविजंस होते हैं, और नॉन मनी बिल के लिए थोड़े अलग प्रोविजंस होते हैं। तो स्पीकर बताएगा कि ये मनी बिल है कि नॉन मनी बिल है। समझ आया? क्योंकि मनी बिल होगा तो लोकसभा में ही ओरिजिनेट करेगा। ये लोकसभा का स्पेशल पावर है। क्या? कि मनी बिल कैन ओरिजिनेट फ्रॉम लोकसभा। मनी बिल राज्यसभा से शुरू नहीं होता है। बात समझ आ गई? अब आते हैं इसके कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। याद रखिएगा, फंक्शन ऑफ स्पीकर कर रहे हैं। तो स्पीकर सारे पेटिशंस रिसीव करता है, सारे डॉक्यूमेंट रिसीव करता है। इसका मतलब है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को अगर कोई रिक्वेस्ट लेटर भेजना है, कोई डॉक्यूमेंट जमा करना है, तो क्योंकि मैंने कहा प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन है? स्पीकर है, तो सब कुछ रिसीव कौन करेगा? स्पीकर। और तो और ये सारे डिसीजंस को कंसर्न्ड अथॉरिटीज को क्या करता है? पास ऑन करता है। जो भी हाउस का फैसला है, अगर हाउस में कोई नया लॉ पास हुआ है तो यह डिसीजन क्या करेगा? उस कंसर्न ऑफिसर को, अथॉरिटी को लॉ की कॉपी भेज देगा, कम्युनिकेशन कर देगा। और तो मैंने कहा ये क्या करता है? ये एक तरह का स्ट्रिक्ट मास्टर भी है, ये पुलिस अधिकारी भी है, हाँ एक तरह का, मेरी भाषा में, कि ये डिसिप्लिनरी ऑफिसर भी है। मतलब जैसे क्लास में टीचर अलाउ करती है बच्चों को कि जो बच्चा ज्यादा शोर कर रहा है गेट आउट ऑफ द क्लास, वह किसी बच्चे को अलाउ करती है तो वो बच्चा बोलता है यस यू स्पीक, रेज योर हैंड, यस यू स्पीक। तो ये सारा काम कौन करता है? ये सारा काम कौन? स्पीकर करता है। स्पीकर मेंटेन ऑर्डर इन द हाउस करता है। बताया, हाउस में अगर शोर शराबा हो रहा है तो मेंबर्स को डांट सकता है, कहता है आप बैठिए, आप बहुत बोल रहे हैं बच्चों, बैठिए, चुप चलिए। हाँ, पूरा पावर है स्पीकर के पास भाई। वो सबसे ऊपर बैठा है ना, प्रिसाइड कर रहा है, वो सबको क्या करता है? कंट्रोल कर सकता है। और क्या कर सकता है? किसी मेंबर को सस्पेंड कर सकता है, चलिए आप आउट, जाइए अब 10 दिन तक मत आइएगा पार्लियामेंट, भाग जैसे उनका नाम चढ़ा देगा और एक सस्पेंशन लेटर जारी कर देगा। जैसे स्कूल का प्रिंसिपल तुम्हें सस्पेंड कर सकता है, जैसे मैं स्कूल का प्रिंसिपल हूं, बताया था तुमको ना, सस्पेंड कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? सीरियस मैटर होगा तो हाउस को एडजर्न कर देंगे, ज्यादा शोर शराबा होगा तो आज हाउस की बैठक खत्म,
आज हाउस की बैठक को टर्मिनेट कर देंगे, ये भी पावर है। और क्या कर सकता है, अगर किसी ने इनडिसेंट शब्दों का इस्तेमाल किया है, जैसे कुछ लोग कभी कभी गाली का इस्तेमाल कर लेते हैं, कुछ गंदा फाउल लैंग्वेज, स्लैंग लैंग्वेज का यूज करते हैं, स्पीकर इस लैंग्वेज को, इन शब्दों को आज की प्रोसीडिंग से निकाल देगा। याद रखिएगा, हर वो चीज जो पार्लियामेंट में हो रही है, हर वो चीज जो पार्लियामेंट में हो रही है, उसकी रिकॉर्डिंग होती है। हाँ, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, उसका माइन्यूट बनता है, उसका मिनट बनता है बेटा, कि किसने क्या लाइन बोली, वो सब रिकॉर्डेड होता है। तो यहां से गंदे शब्दों को क्या कहता है, निकाल दिया जाता है, ताकि वह रिकॉर्ड ना हो। और स्पीकर ही डिसाइड करता है कि कोई मेंबर डिस्क्वालीफाइड है एंटी डिफेक्शन में या नहीं। एक एग्जांपल समझाता हूं कि किसी मेंबर ने क्या किया, अपनी पार्टी, समझाते हैं, एक एग्जांपल समझाते हैं। कोई एक मेंबर है जिस एक पार्टी को बिलोंग करता है, मान लेते हैं वो मेंबर है कांग्रेस को बिलोंग करता है। ध्यान सुनिएगा, एक मेंबर है जो कांग्रेस को बिलोंग करता है, वह कांग्रेस को छोड़ करके बीच में ही क्या होता है, बीजेपी में ज्वाइन कर देगा। ध्यान सुनिएगा, तो यह करना अलाउड नहीं है। पार्लियामेंट के दौरान जब मीटिंग्स चल रही है, ऐसे अपनी पार्टी को छोड़ के नहीं आ सकता है। इसे कहते हैं एंटी डिफेक्शन। आएगा तो क्या हो जाएगा, वह अपने आप ही क्या हो जाएगा, डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। तो कौन डिसाइड करेगा, कौन डिसाइड करेगा कि वह एंटी डिफेक्शन लॉ अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो मैंने कहा स्पीकर डिसाइड करेगा। उसकी मेंबरशिप चली जाएगी पार्लियामेंट में, बता दे रहा हूं। हाँ, कोई ऐसा नहीं जा सकता। ठीक है, अब आते हैं, पार्लियामेंट में बहुत सारी कमिटीज होती है। पार्लियामेंट में बहुत सारी कमिटी, जैसे बजट कमेटी होती है, स्टैंडिंग कमेटी होती है, एडवाइजरी कमेटी होती है। इन सारी कमेटी कोई भी बना लो, इन सारी कमेटी का हेड कौन होता है? स्पीकर होता है। कमेटी क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो किसी काम को करते हैं। ठीक है, तो कमेटी को प्रिसाइड कौन कर रहा है? जैसे मैंने कहा एडवाइजरी कमेटी है, सबका प्रिसाइडिंग ऑफिसर, सबको लीड कौन कर रहा है? स्पीकर और ओम बिरला जी। और चेयरमैन ऑफ द कमिटीज, ही अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ द कमिटीज। इसके ऑर्डर पे सारे लोग काम करते हैं। समझ आया? अब और मिसलिनियस फंक्शन क्या है? मैंने कहा अगर हो सकता है कि एक नॉन मनी बिल है, एक नॉन मनी बिल है और लोकसभा और राज्यसभा में उस पर झगड़ा चल रहा है, एक डिसएग्रीमेंट चल रहा है, दोनों के बीच में डेडलॉक हो गया है। लोकसभा अपनी बात कड़ी हुई, राज्यसभा अपनी बात, दोनों में क्या झगड़ा चल रहा है, तो झगड़ा कैसे सुलझाया जाए? एक ज्वाइंट सेशन बुलाया जाएगा और ज्वाइंट सेशन को प्रिसाइड कौन करेगा? तो जवाब है स्पीकर प्रिसाइड करेगा, क्योंकि लोकसभा बड़ी है राज्यसभा से। इस मामले में न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ में लोकसभा बड़ी है। और क्या होगा? ही प्रिसाइड्स ओवर द कॉन्फ्रेंस ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लेजिस्लेटिव बॉडीज। जितने भी लेजिस्लेटिव बॉडीज है पूरे इंडिया में, उन सबके कॉन्फ्रेंसेस के भी लीडर के रूप में यही बैठता है। ठीक है, बात करेंगे राज्यसभा की। मुझे कोई दो राज्यसभा का मेंबर का नाम बता सकते हैं? कोई दो, तुमसे पूछ रहा हूं, नेम एनी 2 मेंबर ऑफ राज्यसभा। मुझसे पूछोगे मैं बताऊंगा, अभी बताऊंगा, पर तुमको भी पता है, तुमको पता है, कोई दो राज्यसभा के मेंबर का नाम बताइए। हाँ, कोई दो राज्यसभा के मेंबर का नाम बताइए। तो राज्यसभा, मैंने कहा राज्यों की सभा, ये एक परमानेंट हाउस है, इसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है। इसके मेंबर्स 6 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, 5 साल के लिए नहीं। एक बार राज्यसभा के मेंबर बन जाओगे तो 6 साल तक तुम्हारी पोस्ट बनी रहेगी। और क्या खास बात है, इसके 1/3 मेंबर हर 2 साल में रिटायर करते रहते हैं। इसीलिए यह हाउस कभी भी पूरी तरह से खाली नहीं होता है, पूरी तरह से सस्पेंड नहीं होता है। मतलब समझाया क्या है? यह हाउस में हर वक्त क्या होंगे, 6 साल के लिए मेंबर होंगे, और 1/3 मेंबर अगर रिटायर करेंगे तो नए 1/3 मेंबर फिर अपॉइंट करेंगे। फिर 2 साल बाद क्या होंगे, जिन जिनका 6 साल पूरा हो जा रहा है उनको निकालते जाएंगे। बात समझ आ रही है? हाँ, बात करते हैं राज्यसभा का दृश्य। देखिए, तो यह है राज्यसभा का दृश्य। मैंने आपके लिए एक इमेज रखी है राज्यसभा की। इस इमेज में खास बात यह क्या है, राज्यसभा में यहां रहे राज्यसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर। बताइए, हु इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा? कौन होता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द राज्यसभा? यहां बैठता है, देखिए टॉप पे, यहां पर आप जूम करके देखिए, आपको दिखाई देगा। ठीक है, कौन होता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द राज्यसभा? अब आप मुझसे पूछ रहे हैं कि सर कोई राज्यसभा के 2 मेंबर का नाम बताइए, तो मैं नाम दे रहा हूं आपको। आपने अमिताभ बच्चन की वाइफ का नाम सुना होगा, जया बच्चन। जया बच्चन का नाम सुना है, जरूर सुना होगा। आपने सचिन तेंदुलकर का नाम सुना है? कहेंगे सर हाँ सुना है। तो ये लोग भी राज्यसभा के मेंबर रह चुके हैं, हालांकि वर्तमान में सचिन जी नहीं है मेंबर। तो इसका मतलब है कि राज्यसभा में जो लोग क्या कर रहे हैं, किसी स्पेशल फील्ड को बिलोंग करते हैं, साइंस को बिलोंग करते हैं, लिटरेचर को बिलोंग करते हैं, कोई सोशल वेलफेयर का काम करते हैं। प्रेसिडेंट ऐसे 12, 10 नहीं, ऐसे 10 + 2, क्या ऐसे 10 + 2, ऐसे 12 लोगों को प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, नॉमिनेट कर सकता है एज अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा। तो राज्यसभा में टोटल मेंबरशिप कितनी है? 250, जिसमें 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेंगे। नॉमिनेट मतलब इनको चुनाव लड़ने की जगह नहीं है, इनको चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं। ये बहुत पॉपुलर लोग हैं, ये बहुत प्रसिद्ध लोग हैं। कोई साइंटिस्ट हो सकता है, कोई ऑथर हो सकता है, कोई प्ले राइटर हो सकता है। हाँ, बस 12 लोगों को प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, जो किसी न किसी फील्ड में अच्छे हैं। कोई एजुकेशन में अच्छा है, कोई स्पोर्ट्स, कोई आर्ट, कोई साइंस, कोई सोशल वेलफेयर में अच्छा है। किसी भी महान लोगों को प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकता है। बाकी बचे कितने? 238 मेंबर्स। ये 238 मेंबर्स कहां से आएंगे? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली लेट करेगी। हर स्टेट के पास अपनी, हर स्टेट, जब यूपी की बात करोगे तो इसके पास क्या लेजिस्लेटिव असेंबली है, हर स्टेट। और एग्जांपल दो, बिहार में भी अपनी असेंबली है, वेस्ट बंगाल में अपनी असेंबली है। तो जितने स्टेट्स हैं सबके पास अपनी अपनी खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली है। ये लेजिस्लेटिव असेंबलीज क्या करते हैं, जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, ये इलेक्ट करते हैं मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। बात समझ आ गई? राज्यसभा के मेंबर्स कहां से आते हैं? अब आते हैं स्टेट का एग्जांपल दें, कैसे डिसाइड होता है कि स्टेट के कितने मेंबर आएंगे राज्यसभा में? अगेन डिसीजन किस पे डिपेंड करता है? पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है। हमारे स्टेट यूपी की बात करो, क्योंकि मैं यूपी से बिलोंग करता हूं, तो यूपी में 31 मेंबर राज्यसभा में जाते हैं। सर यूपी में 31 मतलब 250 में से, ध्यान से, टोटल कितने? 250 में से 31 मेंबर यूपी से राज्यसभा में जाते हैं। जबकि मिजोरम का स्टेट है, वहां से सिर्फ 1 मेंबर जाता है राज्यसभा में। तो क्यों ऐसा होता है? मिजोरम में कम क्यों है? तो मिजोरम में पॉपुलेशन कम है, समझ में आया, और यूपी की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। अब मैंने पूछा था प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन है, हु इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा? तो जवाब होना चाहिए चेयरमैन।
बस वहां स्पीकर शब्द अलाउड नहीं है, काम वही करता है जो स्पीकर कर रहा है, पर पद का नाम क्या है, पोस्ट का नाम क्या है, चेयरमैन। चलिए बात करते हैं राज्यसभा का अगर मेंबर बनना चाहते हैं तो क्या होना चाहिए। पहला कि उसकी एज 30 से कम नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब है 30, 35, 40, 50, हाँ ऊपर हो सकती है, 30 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब है अगर कोई 29 ईयर का है, कोई 29 ईयर 9 मंथ का है, नहीं लड़ सकता, 30 ही होनी चाहिए, उससे ज्यादा उससे कम नहीं होनी चाहिए। और उसका नाम इलेक्टोरल रोल्स में होना चाहिए, इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, ऑफिस ऑफ पोजीशन प्रॉफिट नहीं होल्ड करना चाहिए, क्रिमिनल नहीं होना चाहिए, अनसाउंड नहीं होना चाहिए। बाकी सारी चीजें एब्सोल्यूट सेम है, सारी चीजें एब्सोल्यूट सेम है, लोकसभा से मैच खाती है, ठीक है। क्या पावर है दोनों के पास, लोकसभा और राज्यसभा के पास। देखिए लोकसभा की बात करते हैं तो देखिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर के क्या करती है, देश में 3 मेन लिस्ट है। क्या 3 लिस्ट है सर, ये क्या होता है, लिस्ट मतलब जिसमें सब्जेक्ट लिखे हैं। जैसे पहली लिस्ट है यूनियन लिस्ट, तो यूनियन लिस्ट मतलब वो लिस्ट जिसके सब्जेक्ट्स पे यूनियन गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, ठीक है। मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा किस पे कानून बनाएंगे, यूनियन लिस्ट पे लॉ बनाएंगे। दूसरी लिस्ट होती है कौन सी, स्टेट लिस्ट, इस पे लॉ कौन बना पाएगा, स्टेट गवर्नमेंट। इस पे यूनियन गवर्नमेंट लॉ नहीं बना सकती ना, यूनियन गवर्नमेंट इस पे कानून नहीं बना सकती है। हर स्टेट के पास जो स्टेट लिस्ट है उस पे कानून बनाने का पावर है, याद है ना, पावर डिवाइडेड है, फेडरल गवर्नमेंट है, बताया था ना तुमको। जैसे बताया था कि जो पावर सेंट्रल के पास है वह पावर स्टेट के पास भी है, स्टेट अपने लिए सुप्रीम है और सेंट्रल पूरे देश के लिए काम करती है, याद है ना, तो ये बताया था। तो स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट से कानून बनाती है। तीसरा एक और लिस्ट है जिसका नाम है कॉन्करेंट लिस्ट, ये लिस्ट दोनों के लिए कॉमन है, ये लिस्ट दोनों के लिए कॉमन है। इस पे स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है, बट अगर दोनों जन ने बना दिया तो, अरे भाई दोनों बना सकते हैं ना, बोला तो एक ऐसी लिस्ट है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों जन लॉ बना सकते हैं। अब दोनों ने बना लिया तो क्या होगा, तो होगा बवाल। नहीं बवाल नहीं होगा, दोनों जन ने एक लिस्ट एक सब्जेक्ट पे लॉ बना दिया, ठीक है। जैसे अपने मन से कहता हूं, अपने मन से कहता हूं, मान लेते हैं एक कॉन्करेंट लिस्ट में एक सब्जेक्ट है एजुकेशन, क्या एजुकेशन। अब एजुकेशन पे लॉ बना दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, लॉ बनाया कि 14 साल तक के बच्चों को क्या होगा, फ्री एजुकेशन हम देंगे, कानून बना दिया। स्टेट गवर्नमेंट बना नहीं हम 12 साल तक के बच्चों को क्या करेंगे, फ्री एजुकेशन देंगे। तो दो अलग अलग कानून बना, सब्जेक्ट तो एक ही है, इसे कहते हैं कॉन्करेंट लिस्ट, सब्जेक्ट तो एक था, दोनों जन ने कानून बनाया तो कानून किसका माना जाएगा, the law made by the central government, law made by the union government will be accepted and the law made by the state government will be sacked। क्यों, क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल है। बताया था ना हमारे देश में यूनिटरी भी फीचर है, और यूनिटरी फीचर क्या बोलता है कि सेंट्रल को ज्यादा पावर कर दो स्टेट से, ताकि स्टेट अलग ना हो पाए सेंटर से, ताकि स्टेट के पास इतना पावर ना आए कि वो अपने आप को देश से अलग कर पाए। ये मेरा यूनिटरी पावर है। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। तो यूनियन लिस्ट, ठीक है, समझ में आ गया, तीनों चीजें आ गया। एक और लिस्ट होती है जो तीनों में नहीं है। अब मैंने 3 लिस्ट बना दी, पहली बनाई यूनियन लिस्ट जिसमें यूनियन गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, यूनियन पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। दूसरी लिस्ट बताया मैंने स्टेट लिस्ट जिसमें स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। तीसरी लिस्ट बताया कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें दोनों जन लॉ बना सकते हैं। अब कभी कभी होता है कुछ ऐसे नियम है जो इन तीनों लिस्ट में नहीं है, क्योंकि जब ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था, आजादी के टाइम लिखा गया था, आज से 70-75 साल पहले लिखा गया था, तो बहुत सारे कानून इसमें थे ही नहीं। जैसे साइबर लॉज, साइबर बुलिंग, साइबर से जुड़े कानून उस जमाने थे ही नहीं। किसी ने सोचा था क्या कि साइबर के कानून की जरूरत पड़ने वाली है। स्पेस लॉस, उस समय हम लोग की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस थी नहीं, कभी स्पेस के बारे में सोचा ही नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े हुए लॉज, क्लाउड कंप्यूटिंग से जुड़े लॉज, ये तो आज आया ना, इसको कंट्रोल करना है कि नहीं करना है। तो अब ये किस लिस्ट में जुड़ा जाएगा, ये लॉ इसके लिए जुड़ा गया है रेसिडरी पावर। रेसिडरी पावर वो पावर है जो तीनों लिस्ट में नहीं है, बाद में ये लिस्ट बनाई गई, बाद में ये पावर जुड़ेगा, और इसके सारे पावर किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। मतलब लोकसभा राज्यसभा ही इस पर कानून बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट को उसको कानून बनाने का पावर नहीं है। बात समझ में आ गई। तो हमारे देश का जो साइबर कानून है वो कौन बना रहा है, हु इज फ्रेमिंग द साइबर लॉ 2008, नाम सुना है, सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है। समझ आया। बात करते हैं पार्लियामेंट किसी भी सब्जेक्ट पे लॉ बना सकती है, अब स्टेट लिस्ट पर भी बना सकती है। हाँ, स्टेट लिस्ट तो वो लिस्ट है जिसमें जो सब्जेक्ट्स लिखे हैं उस पे तो स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। जैसे यूपी की गवर्नमेंट बना सकती है यूपी के लिए कानून, पर कभी कभी उस स्टेट में इमरजेंसी लागू हो जाती है, और कभी कभी राज्यसभा कोई ऐसा सब्जेक्ट जो स्टेट लिस्ट में है, जो स्टेट लिस्ट में है, पर उसको लगता है यह सब्जेक्ट नेशनल इंपॉर्टेंस का है, तो वह उस लिस्ट से सब्जेक्ट को निकाल करके सेंट्रल गवर्नमेंट को देती है, तब उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। दोनों केस हो सकता है। पहला मैंने कहा इमरजेंसी आ गई है, इमरजेंसी आ गई है तो क्या होगा, इमरजेंसी में राज्यसभा क्या करेगी, एक रेजोल्यूशन पास करेगी कि स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट है, स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट है वो नेशनल इंपॉर्टेंस का है, और क्या होगा, और दो या दो से अधिक स्टेट्स क्या करेंगे, वांट, वो चाहते हैं कि लॉ को क्या कर दिया जाए, स्टेट लिस्ट से हटा दिया जाए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पार्लियामेंट क्या करेगी, उसको लॉ बनाना शुरू कर देगी। मतलब तब पावर किसके पास चला जाएगा, तब वह सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट से हट करके पार्लियामेंट के, पर मैंने कहा ये एक्सक्लूसिव पावर राज्यसभा के पास है, ये लोकसभा के पास पावर नहीं है, राज्यसभा कर सकती है ये काम, याद रखिएगा, ये राज्यसभा का एक्सक्लूसिव पावर है। प्रेसिडेंट के पास एक और पावर है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो प्रेसिडेंट के पास एक स्पेशल पावर है जिसका नाम है ऑर्डिनेंस। ये क्या होता है, जब पार्लियामेंट का सेशन नहीं चल रहा होता है और देश में किसी लॉ की जरूरत है, कोई कानून की जरूरत है, तो हम वेट करेंगे जब 6 महीने बाद सेशन आएगा, ना 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 ना, इतना वेट करने की जरूरत नहीं है। प्रेसिडेंट कैन इशू एन ऑर्डिनेंस, प्रेसिडेंट अध्यादेश जारी कर सकता है, मतलब प्रेसिडेंट एक ऑर्डर जारी कर देगा और यह ऑर्डर देश में इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, इसको कहते हैं क्या, ऑर्डिनेंस। कब करता है, जब पार्लियामेंट का सेशन नहीं होता है, और ये तब तक चलता रहता है
जब पार्लियामेंट का नेक्स्ट सेशन होगा, पार्लियामेंट का जैसे ही अगला सेशन होगा, पार्लियामेंट की जैसे ही बैठक बुलाई जाएगी, उसके 6 वीक के अंदर, कितने 6 वीक के अंदर, 6 वीक के अंदर पार्लियामेंट की जो मीटिंग बुलाई जाएगी उसमें इस ऑर्डिनेंस को रेटिफाई करना होगा, इस ऑर्डिनेंस को पास कराना होगा। नहीं पास कराया, खत्म। तब ये ऑर्डिनेंस क्या हो जाएगा, लैप्स कर जाएगा, नल एंड वॉइड बन जाएगा। इसीलिए ऑर्डिनेंस को कई बार बोला गया टेम्परेरी लॉ। क्या बोला गया है? एन ऑर्डिनेंस इज अ टेम्परेरी लॉ व्हिच इज इशूड बाय द प्रेसिडेंट इन द एब्सेंस ऑफ द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का सेशन नहीं है तो ये बनाया जा रहा है, और अगर इसको रेटिफाई करना है, इसको चाहते हैं, रेटिफाई मतलब चाहते हैं कि ये कानून चलता रहे, तो 6 वीक के अंदर पार्लियामेंट के नेक्स्ट सेशन में इसको पास कराना, इसको रेटिफाई करना जरूरी है, वरना ये खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ गई? चलिए, when there is a breakdown of the constitutional machinery in the state, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई स्टेट की गवर्नमेंट ठीक से फंक्शनिंग नहीं कर पा रही है, वहां पर नई गवर्नमेंट भी काम नहीं कर पा रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी काम नहीं कर रही है, तो क्या होगा, उस स्टेट में पार्लियामेंट इमरजेंसी घोषित कर सकती है। पार्लियामेंट वहां के स्टेट लेजिस्लेचर का सारा काम संभाल सकती है। यह पावर है राज्यसभा और लोकसभा दोनों का। बात करेंगे फाइनेंशियल पावर की, तो मैंने बताया मनी बिल कहां से शुरू होता है, लोकसभा में, और राज्यसभा क्या कर सकती है, सिर्फ एडवाइस दे सकती है। 14 दिन तक, कितने नंबर याद कर लीजिए, कितना कितना 14 डेज, 14 डेज तक अगर लोकसभा ने मनी बिल पास किया और 14 डेज तक पार्लियामेंट की राज्यसभा के पास पहुंचा ये बिल, अब राज्यसभा उसको पास करे ना पास करे, मान लिया जाएगा कि इट इज पास्ड। इट इज अज्यूम्ड दैट द बिल हैज पास्ड फ्रॉम द राज्यसभा। हां, राज्यसभा के पास एक तरह से कहे मनी बिल के नाम पे कोई पावर नहीं है। सर ये मनी बिल क्या होता है? हाँ भाई, एक ऐसा बिल जिसमें कोई ना कोई टैक्स लग रहा होगा, कोई फाइनेंशियल मैटर डिस्कस हो रहा होगा, उस बिल को कहते हैं मनी बिल, और स्पीकर डिसाइड करेगा कि बिल मनी बिल है कि नहीं है। हाँ भाई, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये ऑर्डिनरी बिल नहीं है, मनी बिल है, कौन बताएगा? स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ठीक है, और मैंने कहा पार्लियामेंट बजट पास करती है, बजट में पूरे साल भर का कमाई और खर्च का रिकॉर्ड होता है। कब पास करती है? मैंने कहा बजट सेशन में 1 फरवरी को पास करती है। और क्या होता है, पार्लियामेंट चाहे तो सप्लीमेंट्री ग्रांट कर सकती है। सर ये क्या होता है? देखिए नाम में छुपा है सप्लीमेंट, एडिशनल। कब? अगर पार्लियामेंट को पैसों की और जरूरत है, एडिशनल फंड की जरूरत है, कब? जब लग रहा है कि पैसे कम पड़ रहे हैं, फंड्स इनसफिशिएंट पड़ रहे हैं, तो इसके लिए एक्स्ट्रा पैसा मांगा जा सकता है। किसी प्रोजेक्ट के लिए, देश की भलाई के लिए सरकार को फंड की कमी पड़ रही है, तो उसका एडिशनल फंड लिया जा सकता है, नाम है सप्लीमेंट्री ग्रांट। ठीक है, अब कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी-कभी ऐसा होता है कि कोई गवर्नमेंट क्या है, अभी चुनाव आने वाला है, ध्यान सुनिएगा, अभी चुनाव आने वाला है, पार्लियामेंट में बजट पास नहीं हुआ है, पार्लियामेंट में बजट पास नहीं हुआ है, और बजट तो तभी बनेगा जब कोई गवर्नमेंट आएगी। 5 साल खत्म हो चुके हैं, गवर्नमेंट अभी है नहीं, पर देश को तो काम करना है ना, तब तक चलता है वोट ऑन अकाउंट। वोट ऑन अकाउंट कब होता है? जब देश में बजट नहीं चल रहा है। बजट क्यों नहीं चल रहा है? मैंने कहा अभी गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है, बजट पास नहीं हुआ है, तो क्या करते हैं, वोट ऑफ अकाउंट की मदद से पैसा निकाला जा सकता है। सरकार के पास फंड्स हैं जिसका नाम है कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया, सरकार इससे पैसा निकाल करके काम कर सकती है। ठीक है, सरकार के पास एक अलग से स्पेशल फंड है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ध्यान दीजिएगा, तो इससे पैसा निकाल के काम किया जा सकता है। अच्छा, पार्लियामेंट ही डिसाइड करती है मेंबर्स ऑफ, हाँ अगर पूछा जाए कि लोकसभा के मेंबर्स को सैलरी कितनी मिलती है, कौन डिसाइड करता है, तो मैंने कहा पार्लियामेंट को डिसाइड करती है। अरे वो खुद ही अपनी सैलरी डिसाइड करते हैं। और तो और कोई भी टैक्स, कोई एक सिंगल रुपए का भी टैक्स क्या हो सकता है देश में, तब तक इंप्लीमेंट नहीं हो सकता जब तक पार्लियामेंट उसको पास ना कर दे। बात समझ आ रहा है कि नहीं? मोदी जी के कहने पे नहीं होगा, पार्लियामेंट के पास करने के बाद ही वह टैक्स देश में इंप्लीमेंट होगा। बात करेंगे जुडिशियल पावर की, तो पार्लियामेंट चाहे तो प्रेसिडेंट को निकाल सकती है। हाँ, क्या ऐसे ही निकाल देगी? द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट है हमारी, क्या ऐसे ही निकाल देगी? नहीं नहीं, क्या करना पड़ेगा, प्रेसिडेंट को निकालने के लिए इम्पीचमेंट नाम का प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। कौन सा प्रोसीजर? इम्पीचमेंट, जिस प्रोसीजर से प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है पोस्ट से। किस बेसिस पे? ग्रेव मिसकंडक्ट वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर प्रेसिडेंट ने मिसकंडक्ट किया है, बदतमीजी की है, ग्रेव मिसकंडक्ट किया है, और इंपॉर्टेंट है वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे देश के संविधान का, कानून का नियम तोड़ा है, समझ आया? अगर उसके पास चार्ज लगाए गए हैं और 2/3 मेजॉरिटी से चार्ज पास हो जाता है, तो प्रेसिडेंट की छुट्टी छुट्टी छुट्टी। बात समझ आ गई है? और बात करते हैं पार्लियामेंट के पास और क्या पावर है, जुडिशियल पावर है। पार्लियामेंट चाहे तो जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को भी रिमूव कर सकती है, पर रिमूव करने का प्रोसीजर फिर से वही है, इंपीचमेंट। इतना आसान नहीं है इंपीचमेंट पास करना, याद रखिएगा। 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, वो भी दोनों हाउसेस की, एक हाउस की नहीं। 2/3 मतलब समझते कितना होता है ना, 100 में से 67%, 100 में से 67 लोग अगर यस करेंगे रिमूव करने के लिए, तो ही जज रिमूव होगा। इतना आसान नहीं है, हाँ इतना आसान नहीं है। और पार्लियामेंट चाहे तो किसी पर्सन को पनिश कर सकती है अगर वो कंटेम्प्ट ऑफ द पार्लियामेंट करता है, अगर वो पार्लियामेंट को रिडिक्यूल करता है, पार्लियामेंट की बेइज्जती करता है, अनादर करता है, तो पार्लियामेंट उस व्यक्ति को 6 महीने की सजा दे सकती है। हाँ ये पावर है, कंटेम्प्ट ऑफ द पार्लियामेंट पर उसको सजा दी जा सकती है। आइए आगे बढ़ते हैं। इलेक्टोरल फंक्शन, पार्लियामेंट के पास क्या है, पावर है प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने का, और प्रेसिडेंट के साथ साथ पार्लियामेंट वाइस प्रेसिडेंट को भी इलेक्ट करती है। आपको पता ही है, मेंबर्स ऑफ लोकसभा स्पीकर, डिप्टी स्पीकर को इलेक्ट करते हैं। याद रखिएगा, चेयरमैन का इलेक्शन नहीं होता है, फिर से सुन लीजिए, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा का इलेक्शन नहीं होता है। क्या? राज्यसभा का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, राज्यसभा को जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो राज्यसभा को कंट्रोल करता है, उसका इलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि देश में जो भी वाइस प्रेसिडेंट होगा, जो भी देश का वीपी होगा, जो भी देश का वाइस प्रेसिडेंट होगा, वह देश का ऑटोमेटिकली एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा बन जाएगा। मतलब वोटिंग नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। सर क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं होगी?
स्पीकर के लिए तो वोटिंग हो रही है, 5 साल के बाद चुनाव हो रहा है, अपने ही पार्लियामेंट के मेंबर स्पीकर को चुनते हैं। ये चेयरमैन के लिए क्यों नहीं होती है सर, बताइए, तुम बताओ व्हाई देयर इज नो वोटिंग फॉर द स्पीकर। मैंने कहा जो भी देश का वाइस प्रेसिडेंट होगा वो बन जाएगा चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, और करंटली चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन है? जगदीश धनखड़ जी। क्या? जगदीश धनखड़, ऑनरेबल जगदीश धनखड़। अर्लियर जगदीश धनखड़ जी वॉज द गवर्नर, इससे पहले जगदीश धनखड़ जी गवर्नर ऑफ द वेस्ट बंगाल थे। नाम सुना होगा आपने इनका। हाँ, ये तो मेरा क्वेश्चन बताइए क्यों क्यों क्यों? हाँ, मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा बहुत सिंपल सा लॉजिक है, ये बहुत ऑनररी पोस्ट है, बहुत ऑनर की पोजीशन है, इसीलिए वोटिंग नहीं होती है, ताकि आपस में क्या हो, फाइट या कॉन्फ्लिक्ट ना हो। इसीलिए बात करेंगे अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को बदला जा सकता है, तो पार्लियामेंट के पास पावर है कि पार्लियामेंट चाहे तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो अंदर लिखे रूल्स रेगुलेशंस है उसको चेंज कर सकती है। शर्त क्या है? 2/3 मेजॉरिटी चाहिए दोनों हाउसेस की, लोकसभा में भी और राज्यसभा में, तभी क्या होगा, ज्यादातर प्रोविजंस चेंज किए जा सकते हैं। और पावर क्या है? पार्लियामेंट चाहे तो बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट डिसाइड कर सकती है, पार्लियामेंट चाहे तो कंपोजिशन एंड पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट चेंज कर सकती है। सोच लीजिए, सर्वोपरि कौन है इसका मतलब, देश में कौन बड़ा है, सुप्रीम कोर्ट की पार्लियामेंट? तो जवाब है पार्लियामेंट, क्योंकि पार्लियामेंट चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के नंबर चेंज कर सकती है, उनको रिमूव कर सकती है, उनके पावर को चेंज कर सकती है, संख्या को चेंज कर सकती है। बड़ी कौन हो गई? पार्लियामेंट। आइए, अब पार्लियामेंट पे कंट्रोल कौन करेगा? पार्लियामेंट को चला रहे हैं एग्जीक्यूटिव्स। ये कौन होते हैं? जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर है, यही तो देश को इंप्लीमेंट कर रहे हैं कानून, तो इन पे कंट्रोल कौन कर रहा है? मैंने कहा पार्लियामेंट कर रही है। कैसे? बाय आस्किंग क्वेश्चंस। मिनिस्टर्स को पब्लिक इंपॉर्टेंस के क्वेश्चन पे जवाब देना पड़ेगा, क्वेश्चन आवर पे जवाब देना पड़ेगा, वरना तो पब्लिक सब देखती है, आज नहीं कल तेरा पत्ता साफ हो जाएगा। और क्या होता है? पार्लियामेंट में इनके खिलाफ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास हो सकता है, और मैंने कहा था मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पास हो सकता है, ठीक है, अपोजिशन वाले ला सकते हैं। और या तो मैंने कहा एडजर्नमेंट मोशन ला करके भी पार्लियामेंट क्या कर सकती है, एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल कर सकती है। इसका मतलब अनलिमिटेड पावर नहीं है एग्जीक्यूटिव के पास, उनको भी लिमिट पे रहना है, ठीक है। एक कट मोशन लाया जा सकता है, जैसे अगर फालतू खर्चे कर रही है गवर्नमेंट सप्लीमेंटरी ग्रांट मांग रही है और पैसों के लिए मांग रही है कि हमें और पैसे चाहिए फला फला कामों के लिए, तो इस पे कट मोशन ला करके इस फालतू खर्चों को रोका जा सकता है। एक कट मोशन कौन लाएगा? अपोजिशन वाले लाएंगे। समझ आया? अब कुछ एक्सक्लूसिव पावर, ये वो पावर है जो सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के पास है। नाम क्या है? एक्सक्लूसिव, हट के पावर। क्या? हट के पावर ऑफ द राज्यसभा। तो राज्यसभा क्या कर सकती है? राज्यसभा सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट पे बना सकती है। राज्यसभा चाहे तो स्टेट लिस्ट पर भी कानून बनवा सकती है। ओनली एंड ओनली तब होगा जब राज्यसभा क्या करेगी, 2/3 मेजॉरिटी से क्या करेगी, यह बिल पास कर देगी। राज्यसभा के मेंबर 2/3 से अगर स्टेट सब्जेक्ट को निकाल देंगे तो ही निकल पाएगा, याद रखिएगा। और क्या कर सकती है राज्यसभा? चाहे तो एक नई ऑल इंडिया सर्विस घोषित कर सकती है। सर ऑल इंडिया सर्विस क्या होती है? जैसे आपने आईएएस का नाम सुना होगा, आईआरएस का नाम सुना होगा, इंडियन रेवेन्यू सर्विस का नाम सुना होगा, आईएफएस का नाम सुना होगा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का नाम सुना होगा। तो जितनी भी ऑल इंडिया सर्विसेज होती है, क्या एक नई ऑल इंडिया सर्विस बन सकती है? जवाब है हाँ हाँ हाँ। पर कौन डिसाइड करेगा? राज्यसभा। राज्यसभा बता सकती है कोई एक नई ऑल इंडिया सर्विस को चालू किया जा सकता है। पार्लियामेंट चाहे तो उसको क्रिएट कर सकती है, पर राज्यसभा की परमिशन से। और लोकसभा डिसॉल्व हो सकती है, राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होती है। राज्यसभा परमानेंट हाउस है, इससे पता चलता है एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द राज्यसभा। बात करेंगे अब वो पावर जो सिर्फ लोकसभा के पास है, राज्यसभा के पास ये शक्तियां नहीं है। इस मामले में लोकसभा क्या है? लीडर है, लोकसभा पावरफुल है। अब मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस मतलब मंत्रियों के खिलाफ, मिनिस्टर्स के खिलाफ, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ हम अगर कोई एक्शन लेना चाहते हैं तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है। उसकी सरकार गिराना चाहते हैं तो क्या करेगा? वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है। पर मैंने कहा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस सिर्फ लोकसभा में हो सकता है, और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास हो गया तो पूरी गवर्नमेंट क्या करेगी? रिजाइन कर देगी। किसी एक मिनिस्टर के खिलाफ पास हो गया तो भी, हाँ तो भी प्राइम मिनिस्टर भी चला जाएगा। और मनी बिल को भी कहां इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? सिर्फ लोकसभा में। ये स्पेशल पावर है लोकसभा का। एंड लास्ट, इन केस ऑफ डेडलॉक, अगर डेडलॉक हो जाए किसके बीच में, कोई ऑर्डिनरी बिल है, लोकसभा ने बिल पास कर दिया, राज्यसभा बिल को पास नहीं कर रही है, तो डेडलॉक हो जाएगा। डेडलॉक मतलब ये बिल कहां जाएगा? तो ज्वाइंट सेशन बुलाया जाएगा और स्पीकर ऑफ द लोकसभा प्रिसाइड करेगा। पर क्योंकि लोकसभा की न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ज्यादा है, न्यूमेरिकल मतलब संख्या ज्यादा है, भाई 550 मेंबर है, राज्यसभा के पास तो सिर्फ 250 मेंबर है, तो चुनी किसकी बात जाएगी, मानी किसकी बात बन जाएगी? तो ऑर्डिनरी बिल में भी बात तो चलेगी लोकसभा की, बात तो मानी जाएगी लोकसभा की। बात समझ में आया? क्लियर है?